बच्चों आज एक अपन नया चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर है। सीबीएसई और आरबीसी का जो नया सिलेबस आएगा उसमें चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें अपन क्या करेंगे, इसको शुरुआत करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसमें क्या है, पुष्प से संबंधित जितनी घटनाएं हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, निषेचन घटनाएं हैं और निषेचन पश्चात घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, पुष्प की सामान्य जानकारी देते हैं कि पुष्प क्या है। पुष्प एक्चुअल में क्या है, एक लैंगिक प्रजनन हेतु रूपांतरित निश्चित वर्दी वाला पर्व होता है। पुष्प एक लैंगिक प्रजनन हेतु, पुष्प की विशेषता है कि ये लैंगिक प्रजनन हेतु रूपांतरित निश्चित वर्दी वाला पर्व है। पुष्प की परिभाषा है, पुष्प एक लैंगिक प्रजनन हेतु रूपांतरित निश्चित वर्दी वाला पर्व होता है। ठीक है, ये आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। पुष्प मैनली लैंगिक जनन के लिए डेवलप होता है। आपने अपने आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल देखे होंगे। कोई भी आप 5 फूलों के नाम आराम से बता सकते हो। फूल हर जगह काम आते हैं, चाहे शादी हो, चाहे आप किसी प्रकार का सम्मान समारोह है, आप उसमें आप किसी को माला पहनाते हो कि भाई आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और किसी तरह से आप भगवान को माला, भगवान है उसको कुछ मांगने जाते हो, उसको क्या करते हो, फूल है पुष्प चढ़ाते हो, जिससे भगवान खुश हो जाते हैं। तो पुष्प आपको पूछा जाएगा पुष्प क्या है, तो पुष्प एक्चुअल में क्या होता है, हर जगह काम आता है। ठीक है, आपके बगीचे में पुष्प लगा हुआ है तो सजावट के रूप में। ठीक है, पुष्प के बारे में आपको बताते हैं, पुष्प की संरचना समझाते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प है, उस प्रारूपिक पुष्प के अंदर क्या होगा, एक पतली ये वृंत होगा, उसकी सहायता से शाखा से जुड़ा होगा, इसका नाम होगा पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, पुष्प एक पतले वृंत की सहायता से किससे जुड़ा होगा, शाखा से जुड़ा होगा। इसका ऊपरी भाग थोड़ा फूला हुआ होता है जिसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्प है उसमें 2 चक्र हैं, एक का नाम है सहायक चक्र और एक का नाम क्या होता है, आवश्यक वर्धी चक्र। पुष्प में 2 चक्र होते हैं, सहायक वर्धी चक्र और आवश्यक वर्धी चक्र। पुष्प के अंदर 2 चक्र होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। अब सहायक चक्र में क्या होता है, एक तो आता है बाह्य दल पुंज। क्या आएगा, बाह्य दल पुंज, और फिर आएगा दल पुंज। बाह्य दल पुंज और दल पुंज 2 आएंगे, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। और आवश्यक के अंदर 2 आएंगे, एक का नाम होगा जिसको अपन कहेंगे पुमंग और दूसरा होगा जिसका नाम होगा जायांग। तो ये आपको पुष्प के बाद याद होने चाहिए बच्चों। कभी भी आपको फूल देखने का मौका मिले और आपको पूछ ले टीचर की क्या है, तो आप ये सबसे बाहर देखोगे ऐसे हरे हरे कलर की संरचनाएं होगी, ये हरे हरे कलर की ऐसे पंखुड़ियां होंगी। इन पंखुड़ियों को अपन क्या कहेंगे, ये हरे हरे कलर की पंखुड़ियां होती हैं, इनको कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। तो जो हरे हरे कलर की होती हैं उनका नाम होता है बाह्य दल। फिर उसके बाद में क्या होता है, रंगीन चटकीली भड़कीली रंगों वाली होती हैं जिसका नाम क्या होता है, दल। क्या होता है, दल। ठीक है, ये पूरा चक्र तो दल पुंज है। फिर उसके बाद आपको इसमें इस तरह की संरचनाएं दिखती है, इसके अंदर इस तरह की संरचनाएं, इन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, पुंमंग, यानी ये पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर है। इस तरह से ये पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर है। तो ये आपको भाग के नाम याद होने चाहिए। कभी भी आप पुष्प देख लो और आपको मौका मिल जाए कि भाई पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, तो पुंकेसर भाग पुष्प का कैसा भाग होता है, नर भाग होता है। फिर इसके बीचों बीच में एक संरचना होती है जिसका नाम होता है जायांग। क्या होता है, जायांग। जायांग को अपन क्या कहते हैं, स्त्री केसरी अंडक के नाम से भी जानते हैं, जायांग के अवयव को। ठीक है, इसकी विशेषता ये है, ये जायांग है। इस जायांग के भी 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग है। एक का नाम होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। दूसरा होता है जिसको कहते हैं वर्तिका, और तीसरा होता है जिसको अपन कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक संरचना और होती है जिसका नाम होता है बीजांड। अंडाशय के अंदर एक गोल आकार की और संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, बीजांड होता है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि पुष्प का, एक प्रारूपिक पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। प्रारूपिक पुष्प का पहला भाग होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज सबसे बाहर होता है, हरे रंग का होता है, सबसे बाहर की ओर होगा, हरे रंग का होगा।
और ये कलिका अवस्था में पुष्प के कोमल अंगों की सुरक्षा करेगा। दल पुंज है वो रंगीन होगा, कीटों को आकर्षित करेगा, ठीक है। फिर पुमंग है, इसके प्रत्येक अवयव, ये पुष्प का नर भाग होता है, इसके प्रत्येक अवयव को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। फिर जायांग ये सबसे भीतरी भाग होता है, ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि ये पुष्प का मादा भाग है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये अपन एक एक भाग है, इसमें पुमंग और जायांग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाकी ये क्या है, आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया है। चैप्टर 2 से स्टार्ट किया अपन ने, पुष्पी पाद फॉर्म लैंगिक जनन। तो पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आपके इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, क्योंकि आपके इसका वर्णन ज्यादा दे नहीं रखा है। ऐसे पूछा जा सकता है आपको जनरल साइंस के हिसाब से कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग। पुमंग है वो पुष्प का नर भाग, इसके प्रत्येक अवयव को क्या कहते हैं, पुंकेसर। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं, ठीक है। ये पुष्प के सबसे भीतर की ओर स्थित होता है। अपन ये पुमंग और जायांग इसका विस्तार से अध्ययन और करेंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों अब अपन क्या है, पुष्प का नर भाग है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, पुष्प के नर भाग के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पुष्प के नर भाग को अपन क्या कहते हैं, पुमंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। पुमंग क्या है, पुष्प का तीसरा वर्दी चक्र है। पुष्प पुमंग क्या है, पुष्प का तीसरा वर्दी चक्र है और प्रथम आवश्यक वर्दी चक्र है। क्या है, तीसरा वर्दी चक्र है और प्रथम आवश्यक वर्दी चक्र है पुमंग। पुमंग के प्रत्येक अवयव को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। पुमंग तो एक पूरा चक्र है जिसमें बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर क्या है, पुंकेसर इसका एक अवयव है, यानी पुमंग के प्रत्येक अवयव को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। आपसे सवाल आया पुंकेसर क्या है, पुंकेसर एक्चुअल में क्या है, जैसे 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां मतलब 5 पुंकेसर हैं। 5 पुंकेसर है तो पूरा ये पांचों के पांचों मिलाकर क्या कहलाएंगे, पुमंग। और एक अवयव क्या कहलाएगा, पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पुंकेसर होता है, जब पुंकेसर की संरचना देखते हैं तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कुतंतु, सबसे पहला भाग होता है कुतंतु। दूसरा भाग होता है जिसको कहते हैं योजी, क्या कहते हैं, योजी। और तीसरा भाग होता है जिसको कहते हैं परागकोश, क्या कहते हैं, परागकोश। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो ये पुंकेसर है, इस पुंकेसर के कितने भाग हैं, इस पुंकेसर के 3 भाग है, कुतंतु, योजी और परागकोश। बच्चों आप लोग वीडियो को देखें और नोट्स भी बना लें साथ साथ में। आप लोग क्या है, वीडियो देखने के साथ ही एक बार समझ दें और फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे सर क्या बता रहे हैं। आप लोगों को पूछा जाता है पुंकेसर के कितने भाग है, कुतंतु हैं, योजी हैं और परागकोश है। परागकोश के अंदर, ये परागकोश है, इस परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकोश के अंदर आपको बताना परागकुटी होती है। परागकोश है उसके अंदर क्या होती हैं, परागकुटी होती हैं। और इस परागकुटी के अंदर क्या भरे होते हैं, ऐसे परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं, ठीक है। परागकुटी को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं। ये लघु बीजाणुधानी के नाम से भी इसको जाना जाएगा। कई जगह ये लघु बीजाणुधानी लिखी होती है, इसका मतलब ये परागकुटी है। तो परागकुटी के अंदर क्या भरे होते हैं, परागकण। इसको अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये अपना कई जगह लघु बीजाणु लिखे होते हैं तो एक्चुअल में वो परागकण का ही रूप है। लघु बीजाणु बाद में परागकण में बदलते हैं। तो कई बार पूछा जाता है लघु बीजाणुधानी परागकुटी के अंदर क्या भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं। इस तरह से परागकण भरे हुए हैं। अब अपन एक एक चीज है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पुंकेसर को अपन ने सबसे पहले ले लिया है। पुंकेसर है उसके 3 भाग बता दिए हैं। सबसे पहला भाग तो अपन ने बताया कुतंतु, दूसरा भाग बताया योजी और तीसरा भाग बताया परागकोश। अब ये जो योजी हैं, उस योजी की विशेषता होती है बद्ध उत्तक होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इस तरह से क्या करते हैं, इस परागकोश को कुतंतु से जोड़ने का काम करते हैं। परागकोश है वो ये क्या है, गोल आकार की संरचना होती है। परागकोश एक गोल आकार की संरचना होती है, द्विपालित संरचना है। फिर धीरे धीरे ये विकसित होती हैं और इसके अंदर क्या होता है, आपको बताना 4 लघु बीजाणुधानी का निर्माण हो जाता है, परागकुटी हो जाती है जिसमें परागकण भरे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपन ये पुष्प का नर भाग है, इसमें ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसमें मेन ये क्वेश्चन आता है
कि परागकण कहाँ भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं इस पराग पुट्टी के अंदर। ठीक है, अब एक सवाल इसमें ऐसा बनता है कि आपने क्या है, गुड़हल के फूल को छुआ, जो गुड़हल है जिसका नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, गुड़हल को हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, इसके फूल को आपने छुआ। ठीक है, फूल तो अपन छूते ही, हर कोई छूता है फूल, तो ऐसी बात नहीं है। जब फूल को छुआ तो आपके हाथ पर पीले रंग का पाउडर लग गया। क्या लग गया? पीले रंग का पाउडर लग गया। बताओ ये पीले रंग का पाउडर क्या है? तो ये पीले रंग का पाउडर एक्चुअल में क्या है? आपका आंसर होगा परागकण। उस कंडीशन में आप आंसर दोगे परागकण। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि आपने गुड़हल के फूल को छुआ तो आपको एक पीले रंग का पदार्थ आपके हाथों से चिपक गया, वो क्या है? परागकण है। ठीक है, जब ये पराग कोष फटता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, परागकण मुक्त होते हैं। ये पराग कोष है, ये फटता है तो बहुत सारे परागकण मुक्त होते हैं। इसी तरह से आप क्या करते हो, जब इसका अध्ययन करते हो तो अलग अलग प्रकार के आपको परागकण दिखाई देते हैं। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या है, अगला टॉपिक इसी के अंदर है जिसका नाम है परागकोश की संरचना। किसकी संरचना? परागकोश की संरचना। इसमें से 2-3 अच्छे सवाल बनते हैं। अभी जो अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं उसमें ज्यादा भारी क्वेश्चन तो आने की संभावना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही आएगा। मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या क्या आएगा। अभी तक आप जो पढ़ रहे हो उसको याद करते जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने है सामने परागकोश की संरचना। किसकी संरचना? परागकोश की संरचना। इसको अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, परागकोश की संरचना को। परागकोश है एक्चुअल में ये प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है? प्रारंभिक अवस्था में परागकोश एक गोलाकार की संरचना होती है, बिल्कुल गोल होता है। लेकिन धीरे धीरे कोशिका विभाजन के कारण इसमें कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के कारण इसमें 4 स्पष्ट स्तर बन जाते हैं। क्या होता है? यानी इसमें क्या होता है, परागकोश होता है, प्रारंभिक अवस्था में गोलाकार होता है, इसमें धीरे धीरे कोशिका विभाजन होता है और इसमें क्या होती है, परागकोश है ये एक पालित संरचना में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? एक पालित संरचना के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें 4 स्पष्ट स्तर दिखाई देते हैं। यहां से सवाल बनता है, जब परागकोश को देखा जाता है तो उसमें 4 स्पष्ट स्तर दिखाई देते हैं। इन स्पष्ट स्तरों के नाम पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन कि भाई परागकोश के कौन कौन से 4 स्तर हैं। तो अपन सबसे पहला स्तर कह रहे हैं जिसका नाम आपको बताना है बाह्य त्वचा। पहले स्तर का नाम क्या है? बाह्य त्वचा। 4 स्तर में सबसे पहला स्तर है जिसका नाम है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा स्तर है जिसको अपन कह रहे हैं अंतस्त्वचा। क्या कह रहे हैं? दूसरा स्तर है जिसका नाम है अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा इसको कहते हैं एंडोथीशियम। क्या कहते हैं? एंडोथीशियम। ये नाम बच्चों याद रखने हैं। ठीक है, आप यूं नहीं कि सोचो कोई बात नहीं, नाम याद नहीं हो, चल जाएंगे। नाम याद होने जरूरी है। अंतस्त्वचा है। फिर उसके बाद तीसरा स्तर है जिसका नाम है मध्य परत। तीसरे स्तर का नाम क्या है? मध्य परत है। तीसरे स्तर का नाम आपको बताना है मध्य परत। मध्य परत इसका जीवन काल कम होता है, अल्पकालिक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा स्तर होता है जिसका नाम है टैपिटम। क्या है? टैपिटम है। ये चौथा स्तर है जिसका नाम आपको बताना है टैपिटम। तो कितने स्तर हो गए? 4 स्तर हो गए परागकोश के। ये सबसे भीतरी स्तर है जिसका नाम आपको बताना है टैपिटम है। ठीक है, ये परागकोश के 4 स्तर हो गए। कितने स्तर हो गए? 4 स्तर हो गए। ये चारों स्तर के नाम आपको याद करने हैं। सबसे पहला है बाह्य त्वचा, दूसरा अंतस्त्वचा, तीसरा मध्य परत और चौथा है टैपिटम। मेरे हिसाब से ये नाम बहुत इजी नाम है, आपको इजीली याद हो गए होंगे। ठीक है, अब बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग चारों स्तर के नाम क्या है। कि आप लिखोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में आपको याद है कि नहीं। आप लोग सुन लोगे और ऐसे ही क्या, चलो कोई बात नहीं बाद में लिख लेंगे, ऐसा नहीं। आप लोग साथ पेन कॉपी लो और चारों स्तर लिखो। आप थोड़ी मेहनत करना सीखो। तो बाह्य त्वचा है, अंतस्त्वचा है, मध्य परत है और टैपिटम है। ये 4 परत है। कितने परत है? 4 स्तर हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, मध्य परत और टैपिटम। ठीक है, अब जो बाह्य त्वचा है ये सबसे बाहर की तरफ होती है। ये बाह्य त्वचा सबसे बाहर की तरफ होती है, चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं मर्द होती हैं। अंतस्त्वचा कोशिकाएं भी मर्द होती है, लेकिन इसके ऊपर से अल्पा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां होती है। इस तरह से
ये अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां हैं। ये क्या करती है, परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं और ये नमी या जो नमी होती है उसको अवशोषित करती है और परागकोश होता है फटता है और परागकण मुक्त होते हैं। तो आपके वैसे दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां होती हैं। इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां होती हैं। तो क्वेश्चन ये आपके नीट में क्वेश्चन आता है कि अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां किसके ऊपर है, अंतःत्वचा के ऊपर। और ये क्या करते हैं, परागकोश के स्फुटन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, परागकोश के स्फुटन के लिए उत्तरदायी है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। मध्य परत है, उसका जीवन काल अल्पकालिक होता है। टेपिटम सबसे भीतरी परत है। टेपिटम परत पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। टेपिटम परत प्रारंभिक अवस्था में एक केंद्र की होती है। टेपिटम परत है, इसकी कोशिकाओं में आपको बताना है केंद्रक, सघन और गाढ़ा। टेपिटम है, इसकी कोशिकाओं में केंद्रक, सघन और केंद्रक होता है। कोशिका दारू सघन और गाढ़ा, तो कोशिका दारू इसमें कैसा होगा, सघन और गाढ़ा होगा। कोशिका दारू आप बताओगे इसमें सघन और गाढ़ा होता है। कोशिका दारू सघन और गाढ़ा होता है, ठीक है। और इसके अंदर केंद्र कैसा होगा, बड़ा व सुस्पष्ट। केंद्र कैसा होगा, बड़ा व सुस्पष्ट होता है। केंद्र बड़ा व सुस्पष्ट, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन बाद में इसमें केंद्र है उसका विभाजन होता है और ये बहु केंद्र की हो जाती है। कैसी हो जाती है, बहु केंद्र की हो जाती है। तो परिपक्व टेपिटम कैसी होगी, बहु केंद्र की होगी। परिपक्व टेपिटम बहु केंद्र की होती है। ये क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। अब आपके मान लो आपसे टीचर ने पूछ लिया कि परिपक्व टेपिटम बहु केंद्र की क्यों होती हैं, यानी उसमें एक से अधिक केंद्र क्यों होते हैं, तो आप बताओगे इसमें अंतःसूत्री विभाजन होता है। अंतःसूत्री विभाजन के कारण ये कैसी हो जाती हैं, ये बहु केंद्र की हो जाती हैं। अंतःसूत्री विभाजन के कारण ये बहु केंद्र की हो जाती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अंतःसूत्री विभाजन में क्या होता है, केंद्र का लगातार विभाजन होगा लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। केंद्र का विभाजन हुआ, कोशिका भित्ति नहीं बनी। फिर केंद्र का विभाजन हुआ, कोशिका भित्ति नहीं बनी। फिर केंद्र का विभाजन हुआ, कोशिका भित्ति नहीं बनी। फिर केंद्र का विभाजन हुआ, कोशिका भित्ति नहीं बनी। तो इस तरह इसमें केंद्र का विभाजन होता जाएगा लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। अब ये तीनों परतें हैं, बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा और मध्य परत। इन तीनों परतों का काम होता है, परागकोश है, उस परागकोश को सुरक्षा देना, यानी जो अंदर परागकण भरे हुए हैं उस परागकण को सुरक्षा देने का काम होता है इन तीनों परत का। तीनों परत का काम एक ही है, सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, सुरक्षा के लिए। अब टेपिटम है, उस टेपिटम में क्वेश्चन बनेगा आपके। टेपिटम में अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। अब बताओ बच्चों, क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखना यस नो यस नो। कोई समस्या हो तो बताना आप मुझे कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं है। आप लोग देखते जाओ और मेरे को उत्तर भी बताते जाओ आप लोग। आपको मैं इसके आखिर वीडियो का आखिर में क्वेश्चन पूछूंगा, जो इसमें से होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना उसका उत्तर। अब ये सबसे भीतरी परत है जिसका नाम है टेपिटम। क्वेश्चन सीधा कई बार एग्जाम के अंदर आ रखा, बोर्ड के अंदर। टेपिटम परत को नष्ट कर देने पर क्या होगा, टेपिटम परत को नष्ट कर देने पर क्या होगा। अपन भी होशियार है, अपन उत्तर दे देते हैं। टेपिटम है वो क्या करता है, टेपिटम पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। पराग कणों को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जब पराग कणों को पोषण नहीं मिलेगा तो परागकण है वो उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। उनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी और उनकी जनन क्षमता क्या हो जाएगी, बंद हो, जनन क्षमता कम हो जाएगी। पोषण नहीं मिलेगा, नेचुरल सी बात, जब किसी को खाना नहीं खिलाओगे तो क्या होगा, उसकी वृद्धि अवरुद्ध होगी और उसकी जनन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है कि इस टेपिटम परत है उसको नष्ट कर दिया तो क्या होगा, तो इसका आगे अपन को उत्तर बताना है कि जननबद्धता उत्पन्न हो जाएगी। जननबद्धता उत्पन्न हो जाएगी। जननबद्धता इन द सेंस, जब परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा, परागकण नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, जनन क्षमता कम हो रही है तो जननबद्धता उत्पन्न होगी। यानी आपको बताना है कि ये परागकण है ये नष्ट हो गया तो ये स्त्री केसर है उसके ऊपर जाएगा नहीं। स्त्री केसर के ऊपर जाएगा नहीं तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो एक तरह से अपन कहेंगे जो जननबद्धता है वो कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। तो अपना आंसर सीधा सा पुटअप है। तो अपन भी आंसर सीधा सा देते हैं कि परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा, परागकणों की वृद्धि नहीं होगी तो परागकणों में जनन क्षमता कम हो जाएगी और जननबद्धता उत्पन्न हो जाएगी।
कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आप लोग सोचो कि जनन क्षमता ही नहीं होगी तो नए पुष्प से, जब पुष्प से अपन देखते हैं फल बनते हैं, क्या होते हैं, जब पुष्प के अंदर टेपिटम नहीं होगा तो पुष्प से आगे फल बनते हैं। तो इस तरह से अपन को फल नहीं मिलेंगे। फल आपको जरूरी है, क्या है, फल आपके लिए जरूरी है। जब आप कहते हो कि सवाल सीधा पुटअप हुआ था, आपने भी सीधा उत्तर दे दिया कि टेपिटम परत को नष्ट कर देने पर परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा, परागकणों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और जनन क्षमता कम हो जाएगी, यानी जनन बद्धिरता उत्पन्न हो जाएगी, यानी उर्वरता नष्ट हो गई। क्या हो गई, उर्वरता है वो नष्ट हो गई। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है, टेपिटम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों अपन नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन। क्या है, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन क्या है वो समझते हैं अपन। तो लघु बीजाणु जनन के बारे में आपको बताते हैं। एक्चुअल में ये एक ऐसी क्रिया है जिसकी अपन सबसे पहले तो ये क्रिया होती कहाँ है, ये क्रिया होती है परागपुट्टी में। क्या होती है, परागपुट्टी है, यानी लघु बीजाणु दानी के अंदर ये क्रिया होती है। ये क्रिया लघु बीजाणु दानी में होती है। अब बताओ बच्चों, लघु बीजाणु दानी क्या होती है, बताओ, जान रहे आप लोग लघु बीजाणु दानी? मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है, ये पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर है। पुंकेसर के अंदर ये पूतंतु है, ये योजी है और ये लघु बीजाणु दानी या पराग पुट्टी है, चार। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, क्रिया होती है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि भाई अपन लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं और लघु बीजाणु जनन होता कहाँ है वो बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि सर लघु बीजाणु जनन तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है पराग पुट्टी क्या है, लघु बीजाणु दानी क्या है। तो आपको पता चल गई होगी। आप लोग थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट रख के याद करो बच्चों, ये इजी है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, परिभाषा इसकी ये है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की क्रिया को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका की जगह अपन पराग मात्र कोशिका भी लिख सकते हैं। पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये अपन देखते हैं, टेपिटम सबसे भीतरी परत है, ये टेपिटम है, ये सबसे भीतरी परत है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ समरूपी व्यास वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसी कोशिकाएं होती है इसके अंदर जिनको अपन क्या कहते हैं, बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणुजन उत्तक कहते हैं, बीजाणुजन उत्तक। ये जो बीजाणुजन उत्तक कोशिका होती हैं, इन कोशिकाओं का होता है समसूत्री विभाजन। इन कोशिकाओं का क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और बनती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। क्या बनती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और उससे बनेंगे लघु बीजाणु। क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है किस तरह से क्या होगा कि भाई इसके अंदर आपने देखा कि परागपुट्टी के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को आपने कहा बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं, यानी बीजाणुजन उत्तक का उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। सब कोशिकाएं समरूपी व्यास वाली हैं। सब कोशिकाओं में केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट है और इसमें कोशिका दर्व सघन और गाढ़ा है। इन कोशिकाओं को अपन ने कहा बीजाणुजन कोशिका। इन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का कौन सा विभाजन हुआ, इन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का हुआ समसूत्री विभाजन। कौन सा हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ और बनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनी, और बन गई लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित होती हैं। अब इससे क्या होता है कि ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी है इसका होगा अर्धसूत्री विभाजन। अपन को पता है अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। ये अर्धसूत्री प्रथम हुआ, फिर ये अर्धसूत्री सेकंड हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। ये अर्धसूत्री प्रथम हुआ और ये अर्धसूत्री सेकंड हुआ। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड दो विभाजन हुए हैं। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय होने से क्या बने, लघु बीजाणु बने हैं। अब सवाल आप लोगों को यहाँ से मैं पूछता हूं
कि अर्धसूत्री प्रथम को क्या कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अर्धसूत्री सेकंड को समसूत्री कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अब मेरा सवाल ये है कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बताओ द्विगुणित होती हैं या अगुणित होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती हैं या अगुणित होती हैं, और लघु बीजाणु द्विगुणित होती हैं या अगुणित होती हैं। इसमें से कौन कौन सी कोशिका द्विगुणित होती है और कौन कौन सी कोशिका अगुणित होती हैं, मेरा क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसमें से कौन कौन सी कोशिका द्विगुणित होती हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप ये कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना, जिससे मुझे पता चले कि आपको वास्तव में याद हुआ है। तो लघु बीजाणुजन आपसे पूछते, आप सिंपल सा पॉइंट समझाओगे कि भाई ये क्रिया कैसे होती है। एक बार इसको अपन क्या करते हैं, डायग्रामेटिक सही समझाते हैं आपको। थोड़ा क्या है कि इसमें मिक्सअप हो गया है। पहला सबसे पहले ये क्या, ये कोशिका है, ये बीजाणुजन उत्तक है। क्या है, बीजाणुजन उत्तक है। इसका नाम है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसका कौन सा विभाजन होगा बच्चों, समसूत्री। कैसा होगा, समसूत्री विभाजन। और इसके समसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, इस तरह से ये संरचनाएं बनेगी। इन संरचनाओं को अपन कहेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आपको पता ही है समसूत्री विभाजन से क्या होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। सब 2n है। क्या है, सब 2n है। सब कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 2 है, द्विगुणित है। अब इसका होगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका की जगह कई बार पराग मात्र कोशिका लिख दिया आपको, तो आपको डरना नहीं है कि हमको तो ये आता है। इसका विभाजन होगा और इससे क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, ये लघु बीजाणु बनेंगे। इस तरह से ये क्या बने हैं, लघु बीजाणु बने। यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ है, यहाँ पे अर्धसूत्री प्रथम और यहाँ पे अर्धसूत्री सेकंड। ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हुआ है और ये अर्धसूत्री सेकंड विभाजन हुआ है। 2 विभाजन हुए हैं, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। ये 4 लघु बीजाणु बने हैं। ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना को अपन कहते हैं चतुष्क। सवाल पुटअप हो गया, सवाल बन गया, चतुष्क क्या है। तो आप बताओगे 4 अगुणित लघु बीजाणु मिलकर, परिभाषा सिंपल सी है, 4 अगुणित हैप्लॉइड, 4 अगुणित लघु बीजाणु मिलकर, 4 अगुणित लघु बीजाणु मिलकर जो संरचना बनाते हैं, उस संरचना को अपन क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। तो चतुष्क क्या है, चतुष्क का मतलब है 4 अगुणित लघु बीजाणु मिलकर जो संरचना बनाते हैं, उस संरचना को कहते हैं चतुष्क। अब ये सवाल आगे बन गया है कि ये चतुष्क हैं, इसमें 4 अगुणित लघु बीजाणु हैं, ये आपस में किस भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं, कैलोज भित्ति द्वारा। ये कैलोज एक सीमेंट जैसा पदार्थ होता है, ये नाम भी याद रखना है। ये कैलोज भित्ति द्वारा जुड़ा होता है, ये कैलेज भित्ति है। ये गल जाती हैं और ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये कैलोज भित्ति कुछ टाइम के बाद ये गल जाते हैं और ये चारों लघु बीजाणु अलग होते हैं और इनको कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। तो परागकण क्या है, एक्चुअल में लघु बीजाणु ही है। ये चतुष्क में चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए हैं। ये कैलोज भित्ति गल गई और चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो गए। इनको अपन ने क्या कह दिया, परागकण कह दिया। ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये चारों लघु बीजाणु हैं, इनकी ये भित्ति गलती नहीं है और ये चतुष्क में परागकण आपस में जुड़े ही रहते हैं। इसको कहते हैं संयुक्त परागकण। क्या कहते हैं, संयुक्त परागकण कहते हैं। कुछ पौधों में ये विशेष आकृति भी ग्रहण कर लेते हैं, उसको पॉलिनियम कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये लघु बीजाणु जनन है उसको याद करना है। अब लघु बीजाणु जनन में आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आप आंसर देना। लघु बीजाणु कोशिका द्विगुणित होती है या अगुणित होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है या अगुणित होती है, और प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका द्विगुणित होती है या अगुणित होती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपस में एक सीमेंट जैसे पदार्थ से चारों कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, जिसको चतुष्क कहते हैं, उसका नाम बताओ। कैलोज, कैलेज। ये एक आपस में क्या होते हैं, कैलोज नामक एंजाइम होता है, उससे गल जाते हैं और ये चारों क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ये अलग होते हैं, इनको परागकण कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना आप कमेंट बॉक्स में।
ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो देखा है और आपको समझ में आया है। अगर आप उत्तर नहीं दे पाओगे तो इसका मतलब आपने क्या है, सिर्फ ऐसे ही समझने की कोशिश किया आपने उत्तर, फिर आप इसके नोट्स बनाने की कोशिश भी करना। थैंक यू बच्चों।